हरियाणा का गठन हुआ तो बहुत लोग ये प्रश्न उठाते थे कि ये स्टेट फाइनेंशियली कहीं कोलैप्स नहीं कर जाए, इसी अस्तित्व तो इसका रहेगा भी कि नहीं है। तो जब लोग ऐसे सोच रहे थे उस टाइम चौधरी बंसीलाल का एक तरह से हरियाणा के राजनीतिक पटल पर उदय होता है और मैं उनको ये श्रेय ज़रूर दूँगा, चाहे वो मेरी राजनीति उनके विरोध में शुरू हुई हो, कि वो विकास पुरुष थे। विजन का जहाँ तक बात है विकास में, ये अच्छा हुआ हरियाणा के लिए कि बंसीलाल जैसा आदमी जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर आया। और जब सरकारों के पास इतना पैसा भी नहीं होता था, बड़ी किल्लत थी पैसे की, उसके बावजूद कई मायनों में कई पहलू आप देखोगे तो वो बहुत ही, आप ये मानिए कि उस दौर के हिसाब से काफ़ी प्रगतिशील और एक ठोस चीज़ें उन्होंने करके दिखाई। सब गाँवों को सड़क से जोड़ना, सब गाँवों में बिजली पहुंचाना, और आज जो मंडी बोर्ड की व्यवस्था है वो सबसे पहले एक तरह से हरियाणा ने ही उनके समय में देश को एक दृष्टि दी कि किसान की फसल कहीं उसको इधर उधर ना हो। तो मंडी व्यवस्था सुपर, आज भी सुपर है हरियाणा की और प्रदेशों के मुकाबले। तो उन्होंने एक अच्छी नींव डाली, नो डाउट। लेकिन कोई आदमी देव पुरुष नहीं होता है, सत्ता में आकर के उसका करैक्टर का पता चलता है, वो सत्ता में आता है कि वो क्या है। तो वो विकास पुरुष थे, उनका विजन विकास का था, लेकिन वो उनका जो रवैया था, आम आदमी से बातचीत का उनका जो लहजा था, डेमोक्रेटिक नहीं था। तो उसको लेकर के क्योंकि लोगों में एक ये चेतना भी आती जा रही थी कि उनकी बात सुनी जाए, तो वो अपनी बात को ज़्यादा महत्व देते थे। लोग क्या सोचते हैं, क्या उनको व्यक्तिगत समस्याएं क्या हैं या उनकी अपनी सामूहिक समस्याएं क्या हैं, उनसे राय लेना वो उचित नहीं समझते थे। तो वो उनका विरोध भी हुआ। और उस टाइम बीजेपी तो थी नहीं, तो उसका विकल्प के तौर के ऊपर चौधरी देवीलाल का उदय होता है। विकास की नींव तो रख दी गई, लेकिन लोग जो थे उनकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस लोगों के मन को चौधरी देवीलाल ने पकड़ा। मैं एक मोटे तौर पे इनमें थोड़ा एक अंतर हो जाएगा। मैं चौधरी सुल्तान सिंह से आप परिचित हैं, उनसे पूछा गया, वो उनका भी सबके साथ रहा, वो नहीं रहे, लेकिन आप एक एक लाइन उनकी बोलते हैं। किसी ने पूछा कि आप चौधरी बंसीलाल के साथ रहे, क्या खासियत थी? और ऐसे ही देवीलाल के बारे में पूछा और भजनलाल के बारे में भी पूछा। तो उन्होंने बड़ा सटीक सा जवाब दिया। आप उसको समझ सकते हो कि इनका अलग अलग विजन के लोग हैं, ये समानता नहीं पाएंगे कहीं भी। बंसीलाल जी के बारे में ये बोले कि हरियाणा तो बालक था, खा पिला के बड़ा करया भाई, गाभरू कर दिया उसने, हो गई हरियाणवी उसमें टच है। चौधरी देवीलाल के बारे में उन्होंने कहा कि भाई चौधरी देवीलाल तो पंचायती आदमी थे और सबकी सुनते थे। जगा दिया ना हरियाणा उसने भाई, सोया पड़ा था तो जगाने का काम बड़ा कराया उसने। फिर चौधरी भजनलाल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा उसकी भाई की बात करें, वो तो न्यारी किस्म का आदमी था, जूते पैर के भी चढ़ गया तो अगले ना नहीं करी कदे। तो आप समझ सकते हो कि तीनों आदमी की दृष्टि, तीनों आदमी का स्वभाव अलग अलग रहा है। चौधरी देवीलाल जो उदार मदद दी जा सकती है, मैं उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ। जैसे तकरीबन देश में एक तमिलनाडु को छोड़ करके जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में कंसेशनल टैरिफ थी और सब जगह मीटर्ड सप्लाई थी, और बहुत सारा एरिया इस देश में भी, हरियाणा में भी ट्यूबवेल से सिंचित है खेती,
लेकिन ट्यूबवेल की खेती यदि मीटर सप्लाई थी तो इतनी खर्चीली हो जाती थी कि किसान को किसी किसी की तो लागत भी पूरी नहीं हो पाती थी। सब यदि वो चोरी नहीं करते थे, या तो चोर का लाओ या फिर वो बिजली बोर्ड को दो करके। तो चौधरी देवीलाल ने इस बात को समझा, और क्योंकि मैं उस टाइम विधायक था और मेरी ही मांग पे और बहुत सारे लोगों ने जब उनसे ये चर्चा की तो मेरे से कहा कि हाँ, ये आप जो कह रहे हो ये ठीक है। लोहारू में एक रैली थी, बहुत लोगों ने उनको किसान नेता जब आए नहीं थे उस सीन पर भी, लेकिन चापलूस किस्म के लोग हैं जो केवल अपनी बातों से, भाषणों से नेता को प्रसन्न करने की कला होती है जिनमें, उस टाइम भी थे। तो कहा जी आप देश में सबसे बड़े किसान नेता हो। मेरी बारी आई, मैंने कहा जी किसान नेता जब कहलाओगे जब इनकी ज़रूरत पूरा करो। यहाँ के किसानों की ज़रूरत है पानी माफिक है ज़मीन के नीचे, लेकिन नहरों में तो नाम मात्र का आबियाना लगता है। आप यहाँ पर फिक्स रेट कर दो, जिसको फ्लैट रेट बोलते हैं। मेरी बात को उन्होंने समझा, उन्होंने अच्छी बात थी उनमें। बिजली बोर्ड के उस टाइम के अधिकारियों से भी पूछताछ की वहाँ पर। उन्होंने खुद में कहा कि मेरे को कोई ट्यूबवेल दिखाओ, कुआं दिखाओ। मैंने कुआं दिखाया उनको और कहा कि हाँ ये ज़रूरत है। उन्होंने जब मैंने ये कहा तो उन्होंने वो अनाउंस किया, और फ्लैट रेट और स्लेब प्रणाली, यानी जितना गहराई होगी उतना ही कंसेशनल होगी टैरिफ, वो बात मानी। हरियाणा से ये चीज़ पंजाब में गई, पंजाब के बाद में पूरे देश में आज जिस तरह से बेलगाम था बिजली का खर्चा, उस पर अंकुश लगा और कंसेशनल टैरिफ की नींव डाली उन्होंने। आपको याद होगा, यदि आपने विजिट किया होगा, तो उस टाइम लोकदल के ऑफिस में मैं बैठता था और 87 के चुनाव से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा झमेला हुआ चौधरी भजनलाल जी के टाइम में, और वो इसको फ्लैट रेट को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि बिजली बोर्ड के जो ऊपर अधिकारी थे वो उनकी सोच नेगेटिव थी किसानों के प्रति, वो उनकी तकलीफ़ को नहीं समझते थे। तो ऐसा मूव हुआ तो एक लोहारू आंदोलन चला। महावीर नाम का एक युवक फरटिया, वो गोली चलने से शहीद हो गए। हमने और हीरानंद आर्य उस टाइम हमारे साथ विधायक होते थे मेरे टाइम में ही, बलबीर गरेवाल होते थे, अब तो वो नहीं रहे बेचारे। हमने इसके खिलाफ की फ्लैट रेट और स्लेब प्रणाली है, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो। 51 आदमियों का एक जत्था साइकिल पर लोहारू से चल करके राजभवन पहुंचा हरियाणा के में। सुनी नहीं गई हमारी, तो हमने एक रैली की थी 80 में, और किसी बड़े नेता को नहीं बुलाया, केवल मोटे तौर पर 2 इश्यूज़ थे उसमें। ये 80 की बात बता रहा हूँ मैं, जब जनता पार्टी की सरकार टूट गई थी, और तो उसमें 2 इश्यूज़ हैं जिसका पम्पलेट आज भी मेरे पास रिकॉर्ड के लिए है। उसमें हमने 2 रखी कि जो टैरिफ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें फ्लैट रेट स्लेब प्रणाली है, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। और दूसरा, क्योंकि केवल नौकरी पेशा लोग ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सेवा के रूप में कर रहे हैं ना, लेकिन प्रोडक्शन में तो और लोगों का भी बहुत हिस्सा है, चाहे वो कामगार हों, चाहे वो किसान हों, तो उनकी भी बुढ़ापा पेंशन होनी चाहिए, ताकि उनका जो आखिरी समय है वो एक चिंता में और ज़रूरत में जो ना बीते। तो मैंने जब लोकदल ऑफिस में बैठा था तो लिखवा दिया था हरे अक्षरों में कि सरकार बनते ही हरियाणा के हर स्त्री पुरुष को जिसकी उम्र 60 से ऊपर होगी उसको 100 रुपये माहवार पेंशन मिलेगी। यह आपने भी देखा होगा। तो 87 में सरकार बनी तो ये भी हुआ। हरिजन चौपाल का विजन है, क्योंकि हैं हरियाणा में जो है सामूहिक जो है पंचायत घर हैं, जिसको अलग अलग नामों से, कोई चौपाल के नाम से बोल देता है, कोई सांझा है, कोई कुणबे की है, पर आमतौर पर गांव का एक सामूहिक जगह होती है, लेकिन वो कम पड़ जाती थी ब्याह शादियों में या दूसरे आयोजन में। और हरिजनों को तकलीफ़ ना हो, वंचित तबके लोगों, उनके लिए चौपाल का हुआ। उस टाइम साइकिलों पर टोकन टैक्स लगता था, ट्रैक्टर पर लगता था, उसको किया। तो उनका चिंतन डेवलपमेंट का विजन नहीं था चौधरी देवीलाल का, लेकिन उदार मदद जो आम आदमी को हो सकती थी, जो उसको रिलीफ देने वाली थी, उसको हेजिटेट नहीं करते थे बिल्कुल भी। उनको समझ में आनी चाहिए कि आम आदमी को मदद मिल जाएगी।
तो ऐसी वो करते थे। लेकिन उनके जो वारिस आए आगे, उनमें न तो डेवलपमेंट का विजन था और न आज है, और न उनमें कि आम आदमी की ज़रूरत क्या है, उसको तकलीफ़ क्या है, उससे उनका कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे उनका पतन होना शुरू हो गया, जो आज भी जारी। हरियाणा की जो सामाजिक संरचना रही है, अब तो खैर उसमें बदलाव आ गए, लेकिन मैं उस दौर के हिसाब से कह रहा हूँ। कम्युनिटियों को ये लगता था, डिफरेंट कम्युनिटी को, कि तुम्हारा जैसे बैंक अपना यदि लोन देता है तो लेने वाले से ज़्यादा ध्यान उसका गारंटर पर होता है। चौधरी देवीलाल ने ये एक महत्वपूर्ण कही है आपको, वो जो एक उछाल आया उनकी राजनीति में, एक जो चढ़े, उन्होंने एक एक आदमी को जो सामाजिक दृष्टि से किसी वर्ग के किसी आदमी को गारंटर को देखता है कि ये गारंटर रहेगा यदि सत्ता में हिस्सेदार होगा, वो उसने सफलतापूर्वक हासिल की। वो मंजिल, वो सीढ़ियाँ सफलता के साथ चढ़ी उन्होंने। उदाहरण के तौर पे उन्होंने बनिया कम्युनिटी से बनारसी दास गुप्ता को पकड़ा, उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कृपाराम पूनिया को पकड़ा, उन्होंने दक्षिण हरियाणा के दिग्गज रहे राव वीरेंद्र सिंह को पकड़ा, उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के लिए भगवत दयाल को पकड़ा। तो इसी तरह से डिफरेंट जो क्लासेस हैं, वर्ग हैं, उनसे ऐसे ऐसे आदमी पकड़ लिए कि सिर्फ ये हुआ कि यदि कांग्रेस का विकल्प है तो ये है जहाँ सब के हितों की रक्षा की गारंटी है। ऊपर गए, लेकिन वो चीज़ें जारी नहीं रख सके उनके जो वारिस थे। ओम प्रकाश चौटाला को नेतृत्व देना उनका, मैं ये कहूँगा कि वो घनघोर परिवारवादी थे। और लोग बहुत सारी बातें करते हैं, उनमें कोई दम नहीं है। विशुद्ध राजनीतिक कारणों से उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को चुना। उनमें भाषण कला भी है, वो हरियाणा की वेशभूषा पहनते हैं, चाहे वो पहन नहीं सकते मॉडर्न ड्रेस। वो ये भी समझते थे कि राजनीतिक पार्टियां, वो तो फक्कड़ आदमी थे चौधरी देवीलाल, की लोगों के सहयोग से चलती हैं। जैसे उन्होंने एक वोट एक नोट का नारा दिया, वो यही था कि लोग कंट्रीब्यूट करें किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को। तो वो पैसे को खींचने में माहिर है ओम प्रकाश चौटाला। एक वो जो जिस जगह से वो उभर करके आए, वो इतने ऊंचे चले गए कि वो बदला ओपन में नहीं ले सकते थे। चौटाला और उसके बच्चे इस काबिल समझता था वो कि उन आदमियों को गज केवल ये आदमी कर सकता है, और परिवार के दूसरे सदस्य समझौतावादी हैं, वो नहीं हुआ। तो चौटाला को उसने वारिस राजनीतिक कारणों से बनाया। एक दूसरी चीज़ वो ये भी सोचते थे, और मेरे से तो बातचीत हुई और उसमें उन्होंने स्पष्ट भी किया कि कौम ही किसी को नेता बनाती है। तो एक कौम में बहुत सारे नेता होंगे तो कौम किसकी सुनेगी। तो उन्होंने बिल्कुल योजना बना करके अजय सिंह को यूपी में नहीं बनने दिया, नाथुराम बिरदा जो थे वो उसको राजस्थान में नहीं बनने दिया, इवन कांग्रेस में भी कोई कौम का नेता नहीं बना होना चाहिए। जाकर के सीकर से बलराम जाखड़ को आया। तो वो जो राष्ट्रीय स्तर पे उनका राजनीतिक चिंतन था या सोच थी, वो हरियाणा में उसको पूरा केवल चौटाला कर सकता था। ब्यूरोक्रेसी में ऐसे ऑफिसर होते हैं जो उनकी गुडविल के लिए कि भाई सत्ताधीश की तेरे पर मेहरबानी बने रहे, वो कहते नहीं तो भी वो उनके की जो बात होती होगी वो बिना कहे भी पूरी करते हैं। और वो तकरीबन सभी शासनाध्यक्ष जो आप देखेंगे, उनका चरित्र देखेंगे और उनका धरातल पे काम देखेंगे, तो ये ट्रेजेडी सबके साथ है। तो वो पर पतन का कारण ये नहीं है कि देवीलाल ने कुछ नहीं किया। देवीलाल ने किया भी बहुत कुछ, लेकिन उनके परिवार की पहली बात तो परिवार के लोग जो वारिस बने, उन्होंने कभी भी चौधरी देवीलाल की जो उदार मदद आम आदमी को पूछने लगी,
उसकी सलाह देवीलाल के न तो कुनबे के किसी आदमी ने और न उसके किसी रिश्तेदार ने कभी नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि उनका चिंतन और देवीलाल के चिंतन में आकाश पाताल का अंतर हुआ। मौका मिल गया देवीलाल के नाम पर सत्ता की फसल काटने का, लेकिन उन्होंने उसको एक साधन बना लिया कि तुम आगे पैसे जितने ज़्यादा इकट्ठा करोगे तो इसके बल पे तुम सत्ता में फिर से आ सकते हो। इसलिए चौटाला जो लोग धरातल पर काम करते थे उनकी बजाय उन लोगों को छाती के लगाया जो लूट के तरीके बताते थे कि इस मामले पे आप ध्यान दो, इसमें इतने पैसे आ जाएंगे, इसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। देवीलाल को लोग पसंद करते थे, बड़ी श्रद्धा का भाव था और इसीलिए 5 में 1999 में जब सरकार टूटी बना तो 2000 में सरकार चौटाला के आ गई। उसके पीछे थोड़ी साइकोलॉजी समझो यहाँ के लोगों की। पंजाब में भी रोहतक की चौधर जो थी वो अच्छी खासा थी और रोहतक के नाम से ये हरियाणा को जाना जाता था। और यहाँ पे एक ईगो हर्ट हो गई चौधरी बंसीलाल के आने के बाद में कि तुम्हारा कुछ गया। चौधरी देवीलाल से गलती क्या हुई कि वो रोहतक से भी चुनाव लड़े और जाके सीकर से भी लड़े, दोनों जगह से एमपी बन गए। फिरोजपुर में तो चुनाव हार गए क्योंकि पंजाब में उग्रवाद था और वहाँ वो गए भी नहीं, नाम मात्र की लड़ाई थी और वो तो तकरीबन सिमरनजीत मान के जो कैंडिडेट थे वही जीते वहाँ पे पंजाब में। मेरे इसमें 15 में 13 सीटें तो उन्हीं की आई। तो जब इस्तीफ़ा उन्होंने सीकर के बजाय थी रोहतक में रहते न तो वो अपनापन था, वो अपनापन जो रोहतक के लोगों में पनपा था, रोहतक सोनीपत झज्जर में, वो यहाँ से इस्तीफ़ा दे करके सीकर का रख लिया। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे से अब अपनापन नहीं रहा, वो खो दिया। मन में बैठ गई ना कि ये आप हमारा नहीं हो सकता, हम इसको कितना ही कर लें, चाहे हम जिताएँ चाहे हम रोहतक से एमपी जिताएँ, लेकिन ये तुम्हारा हमारा नहीं है। ये मतलब लोगों के दिमाग में ये बात घर करी गई कि हमारा नहीं है। वो ऐसा था क्योंकि मैं उन दिनों सीपीएस था, एक ही सीपीएस होता था और वो चीफ मिनिस्टर के साथ अटैच होता था। और क्योंकि जब न्याय चला तो ऑफिस में ही देखता था, संगठन को भी मैं ही देखता था, मैनेजमेंट भी मैं ही देखता था, हर तरह की बातें होती थी। तो मैं वो बात तो शेयर नहीं करूंगा जो उन्होंने इस विश्वास में बताई कि ये कहीं नहीं जाएगी, लेकिन ये तो चीज़ एक ओपन सीक्रेट है, तो वो मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं। हुआ ये कि जब जनता दल का गठन हुआ, क्योंकि वो ये सोचते थे चौधरी देवीलाल कि जैसे 77 में हुआ और सरकार 5 साल नहीं चली, उन्होंने ये माना कि यदि भजनलाल ने भी अलग हुआ तो उसकी वजह सेंटर था, वहाँ से उनको उकसाया गया। तो उन्होंने कहा कि सेंटर में जब तक हमारे माफिक सरकार नहीं होगी तो हरियाणा में हमारे पर टिकने नहीं देंगे, चाहे हमारी सीट 85 आ गई। तो कोई गठन होना चाहिए, एक कांग्रेस के खिलाफ कोई एक बनना चाहिए, ऐसी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो उन्होंने एक ये जो सूरजगंज है यहाँ पे अपोजिशन कॉन्क्लेव बुलाई और समकालीन राजनीति में बोले नहीं थे कहीं से भी, ऊंचे दर्जे के राजनीतिक कूटनीतिक थे चौधरी देवीलाल। उन्होंने देखा कि एक आदमी तो एगडे है जो इसमें रोड अटका सकते हैं यूनिटी में, उसके लिए तो महेंद्र टिकैत को बुलाया और ये देखे कि ये बहुत हवा नहीं खा जाए। चंद्रशेखर वीपी सिंह जब जा रहे थे तो हरियाणा भवन मेरे को कहा कि क्योंकि मैनेजमेंट तो मेरे हाथ में थी वहाँ की कि आप मेरे साथ चलना है, तो मैं हरियाणा भवन में पहुँच गया। मैं रुका हुआ भी वहीं था, लेकिन मैं वहाँ से सूरजकुंड से वहीं आ गया और वीपी सिंह को भी वहीं बुला लिया और चंद्रशेखर जी को भी बुला लिया और वीपी सिंह जी को भी। गाड़ी में जब नीचे पोर्च में आ गए तो आपको याद होगा कि हरियाणा भवन में एक पुरानी एम्बेसडर थी, वो थी बुलेट प्रूफ। उसकी पिछली सीट भी और अगली सीट भी
एक जैसी होती थी, अब तो खरा अलग अलग आ गई। नीचे उतर करके मेरे को कर रखा था, मैं खड़ा रहा, मेरे को कुछ नहीं बोले। तो ड्राइवर तो सबसे बाद में बैठता है, बोले बैठो वीपी सिंह जी, वीपी सिंह बैठ गए। बोले बैठो चंद्रशेखर जी, वो भी आगे बैठ गया। तो पीएसओ तो देवलाल सीएम था, वो उसके आगे कैसे बैठता, वो खड़ा हो गया। पीछे आप बैठ के, यार मेरे को कि मैंने तेरे से डिस्कस करना, मेरे को बुला लिया। हम दो आगे पीछे, और पीएसओ गाड़ी चलने लग गई, जब बैठ गया 4 आगे। और क्या करना था, वो तो हरियाणा भवन से जैसे इंडिया गेट आया सो गए। अब मैं क्यों जगाता, मैंने कहा भाई डिस्कस अगलन करना था, कर लेगा कब करेगा। और जब उससे सूरजकुंड से 2 किलोमीटर एक 7 स्टार होटल बना था, अब तो वो चालू होगा, जब बन रहा था मुझे याद है, उसके पास पहुंचा तो इसका मतलब सोए नहीं थे। मैं गाड़ी रोक भाई, गाड़ी रोक दी। बोले हो चंद्रशेखर जी दुख पा रहे होगे, पीछे आ जाओ। चंद्रशेखर को पीछे बुला लिया, क्योंकि वीपी सिंह उसके आगे थे। तो आगे 3 हो गए, हम 3 हो गए। महेंद्र सिंह टिकैत ये कह करके वापस चला गया कि मेरे को वापस जाना, अपना औका ले रहा, पंचायती आदमी साथ में। बोले रहो भाई एक डे, हम मदद कराएंगे, हम कांग्रेसी नहीं हैं, लेकिन यदि कांग्रेस के खिलाफ यदि आप कोई एक दल बनाते हो, पार्टी बनाते हो, तो मेरी पूरी मदद रहेगी। और तू पाचर मत मारिए, मतलब वो हाँ, जो उसको डिमोरलाइज करना था, ये कह के चला गया। सचमुच में हेगड़े तो डिमोरलाइज हो गया, और उस मजबूर हो गया कि अपोजिशन की यूनिटी रैली होगी और उसमें अनाउंस होगी, बंगलोर में ही करनी पड़ी होगी 89 में। वापस आने लगे सब अपनी अपनी गाड़ियाँ, तो उनकी भी थी तब भी। वापस आए तो हम 2 ही रह गए, आगे पीएस और ड्राइवर, पीछे मर्च और देवलाल। बोले साथ चलेंगे, बस साथ चला जी। जब मैं वहाँ से हम निकले तो मेरे से मैंने जिज्ञासा हम पूछ ली, मैंने कि जी आपने जो मेरे को ये कह रहे थे कि डिस्कस करेंगे, वो तो डिस्कस कुछ नहीं करे, आप तो इंडिया गेट से निकलते ही सो गए। थोड़े मुस्कराए, बोले तू मेरे से छोटा है और तू गवाह है, ये दोनों प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और कैसे जलील हो रहे हैं ये देख। तो वो अपनी पार्टी के या दूसरों को डिमोरलाइज कैसे करना है वो जाहिर भी नहीं होने देते थे, कर भी देते थे। चौटाला राज को विदा किया 5 में जा करके, और उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और चौटाला का विरोध कोई अंडरग्राउंड नहीं था, मुखर था। जैसे 96 में चौधरी भजनलाल के खिलाफ मुखर विरोध था, 2019 में बीजेपी के खिलाफ साइलेंट विरोध था, जो कांग्रेस उसको भांप नहीं पाई। लेकिन 5 में मुखर विरोध था 2005 में, और उस टाइम 2005 में कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि वो किसी को भी, जैसे आज यदि संघ चाहे कि इस आदमी को हटा दो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना हो या कोई सीएम भी क्यों ना हो, तो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, कम से कम आप ये कह सकते हो। लेकिन कांग्रेस उस वक्त सेंटर में मजबूत थी, क्योंकि पहले पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, सरकार बन गई थी, तो भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बन गए। ठीक है, हाईकमांड की कृपा से बने, नो डाउट। लेकिन आप उस दौर को नज़रअंदाज मत करो। वो उदारीकरण का एक दौर जो नरसिम्हा राव के टाइम में शुरू हुआ था, वो और आ गया, और एडवांस आ गया। और कोई भी सरकार जो थी वो आकाश के ऊपर डेवलपमेंट नहीं कर सकती है, उसको लैंड तो एक्वायर करनी पड़ेगी। लोग 2 लाख चौटाला के टाइम 2.5 लाख के बीच में गुड़गांव में जहाँ बंसल जी रहते हैं वहाँ एक्विजिशन होता था, लेकिन उसका खौफ था कि कोई ज़्यादा विरोध उसको नहीं सहना पड़ा। हुड्डा के टाइम में यदि आप देखो, मैं नहीं कह सकता कि आप एक स्पेसिफिक आदमी इससे मिलो, आम किसान यदि आप किसी के पास रुक के पूछोगे तो आपको ये बोलेगा, इवन गुड़गांव में, कि भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में हमको अच्छे रेट मिले,
चाहे वो सरकार ने एक्वायर किए और चाहे यदि सरकार ने एक्वायर नहीं किए तो प्राइवेट लोगों ने जो रियल एस्टेट में काम करते हैं उनमें भी लिए। और उन लोगों ने वहाँ से ज़मीन वहाँ दिल्ली का तजर्बा था, लोगों की एक्विजिशन होती गई, वैसे ही फुकरापंथी में पैसे ख़राब कर दिए। उससे लेसन लेकर के हरियाणा के लोगों ने गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, बादरगढ़ हो, सोनीपत हो, वो ज़मीनें बाहर लेनी शुरू की। लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अब आप जाओगे तो उस दौर के जिनकी लैंड या तो एक्विजिशन हुआ या प्राइवेट बिल्डर ने भी ली, आज उन्होंने ज़मीन वहाँ पर ख़रीदी हुई हैं और अच्छे इस्टेब्लिश हो गए हैं वहाँ पे लोग। वो दौर ऐसा था जब पूरे देश में इस तरह की जो रियल एस्टेट की वजह से जो डेवलपमेंट जिसे आज चकाचौंध दिखती है ना, वो खड़ी हुई है और सब शहरों में हुई है कि कंक्रीट का जंगल डेवलप हो रहा है, वो सही है। लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलपमेंट चाहे कोई कंट्री करे या कोई इलाका करे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत यदि नहीं होगा तो वो चीज़ें नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें आप यूँ करोगे, ये बात नहीं है कि भाई हुड्डा ने इतना कर दिया कि लूट लिया हो, ये जो नैरेटिव बनाया गया उनके खिलाफ। लेकिन बहुत सारे उसमें वो भी हैं जिनने, यानी एक सरकार कोई भी नहीं कर पाएगी, जो लोकल कल्याणकारी सरकार है उसमें जनता के कोई बात खिलाफ जाती है तो कोई भी नहीं करेगा ये बात, चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अलग भी हो कोई भी। इन गाँवों की ज़मीन जिनको आप ये कह रहे हो और जो आपने छापा था और बंसल जी भी यदा कदा उस पर रोशनी डालते हैं, वो एक जो सबसे ज़्यादा आरोप है, जो ओम प्रकाश की शिकायत पे जो केस भी है ने जो डाला हुआ है, क्योंकि ये कोर्ट के भी विचाराधीन है, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में है तो चर्चा किसी न किसी रूप में होती रही है, तो आज भी हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक हिस्सा उसका सरकार ने, इवन पहले सरकार में भी ये रिकमेंड हुआ कि ये छोड़ दी जाए। कोई भी पार्टी, लोगों की मानसिकता ये हो गई कि एक वैज्ञानिक सोच जो अब तक जो वामपंथी लोग थे और जो करते थे, लोगों ने ये मान लिया, इस देश के लोगों ने, कि ये आदमी के विवेक को कुंद करने वाले लोग हैं, ये डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, ये तुम्हारे बच्चों के रोज़गार की हिमायती नहीं है, ये सब वो हो गया। तो कोई भी ऐसी व्यवस्था में दूसरा जो विकल्प बचता है, वो जिसको अब मैं इसको चकाचौंध को तो मैं तो खिलाफ लिख चुका हूँ, लेकिन ये जो सिस्टम है ना, जो एग्जिस्ट करता है इस देश में, उसमें ये माफिक है राजनीति के, कोई भी करे, चाहे रीजनल पार्टी करे। ही इज़ आइकॉन ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम। और मेरे को ये कहने में कोई एजिटेशन है नहीं है कि कांग्रेस में आज वो कदावर नेता हैं। राहुल गांधी की ये पदयात्रा नहीं हुई थी तो लोग क्या सोचते थे और आज क्या सोचते हैं, और इनमें सिमिलरिटी क्या है, मतलब ये कहाँ एक दूसरे से टच करती हैं। राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की उससे उनका कद बढ़ा, नैरेटिव जो बन गया था और जो गढ़ा गया था संघ ने और बीजेपी ने, उससे उसमें बदलाव आया तो निश्चित रूप से लोगों से, मतलब कोई भी आदमी, अब इसमें फ़र्क था क्योंकि वो ऐसी उनकी ग्रूमिंग हुई राहुल गांधी जी की कि वो अपने पहले दादी गुजरी, फिर फादर गुजरे, शहीद हो गए, तो वो स्कूलों में जाते थे तो उनको जैसे जा कर के बैठा देते थे, उठा लाते थे। तो सोसाइटी में यदि आप से ग्रूमिंग होगी ना तो आप की और बात होगी।
क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हो, किसी के मजाक सुनोगे, किसी के मजाक का जवाब देना सीखोगे, किसी से पिट के आओगे, किसी को पीट के आओगे। दिमाग है ना, वो काम मतलब घूमता है, काम करता है। तो इसलिए वो उनमें एक चीज़ की कमी रही। इंटेलिजेंट आदमी है राहुल गांधी, निर्भीक है, और इस यात्रा ने ये भी कर दिया, ये मेहनती भी है। चीज़ की कमी है वो हम, मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं। उनमें ये कमी है कि उनको शब्दों की जादूगरी, जो संघ के लोग हैं, जैसे मोदी हैं प्रधानमंत्री जी, वैसी नहीं है शब्दों की जादूगरी। तो ऐसे ही हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कह रहा हूँ, यदि हरियाणा में कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा लीड करते हैं तो जीत की संभावना ज़्यादा है। एक रोजगार की है, न सरकारी भर्ती हो रही है, न ऐसा निवेश आ रहा है जिसमें बच्चों को रोजगार मिले। एक चीज़ ये हो गई, किसान चूँकि लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं, लंबे समय से चलो धरने पर से उठा दिए, वो सिर्फ ये होगा कि भाई एमएसपी पे एक वो कमेटी बनेगी, उसकी रिपोर्ट तो आज तक आई नहीं है। हाँ, तो लिपा पोती सी तो कर दी। तीसरी जो है बेरोजगार की आ गई, फिर जो है इसकी कानून व्यवस्था की है, कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का, और दिखता भी नहीं है। नंबर जो 4 है, वो सरकार जो है, कहीं भी आपको हरियाणा में जो अचानक यदि कोई मूवमेंट खड़ा हो, उससे निपटने में तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ढीली ढाली सरकार है। हाँ, चलो एक चल रहा है, चलते रहने दो। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो पानी की व्यवस्था की, वहाँ निकासी की व्यवस्था नहीं की साथ साथ में। और ये आज इतना मुँह बाए बड़ी समस्या बन गई है, जो मुँह बाए खड़ी है, क्योंकि पानी नज़दीक जिनकी ज़मीन लाती है वो अपनी ज़मीन में खड़ा नहीं होने देते, व्यवस्था उसकी कुछ है नहीं। यदि गलियां पक्की भी कर रहे हैं, पानी खड़ा होकर के उसमें वहाँ से निकलना दुभर है। और खेतों का जो थी, क्योंकि नहरें का जाल नहीं है हरियाणा में, काम चलाऊ काम था, और अंडरग्राउंड वाटर ट्यूबवेल के जो थे वो गहरा चलता जा रहा है। तो एक स्टेज आएगी कि पानी उसमें ख़त्म होगा, तो सिंचाई की भी दिक्कत होगी। और जो पानी पीने के लिए गाँव में जाता था, और उसकी निकासी न होने से गाँव में गंदगी का भी आलम है। सही देखा आपने, ये विकराल समस्या है। इस बार लड़ाई बीजेपी को जो हराना चाहते हैं वो तो कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस में ये भी स्पष्ट है कि भूपेंद्र हुड्डा नेता है, लीड वही करेंगे। और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, तीसरा का कोई मीनिंग नहीं है। जब रेसवाड़िया सुना है आपने, एक घातक वायरस है रेसवाड़िया, और वो राजस्थान में भेड़ों पर आता है। और यदि 200 भेड़ हैं और रेसवाड़िया आ गया, वो घातक वायरस आ गया, तो 2 दिन में पूरा फिनिश हो जाएगा। तो जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, तो हरियाणा में रेसवाड़िया आया। जब आप जो जिक्र कर रहे हो वो उस टाइम की बात है जब वो रेसवाड़िया आया हुआ था। वहाँ क्या, जैसा चौधरी देवीलाल को भी अज्ञात भय था, बहुत से लोगों को अज्ञात भय, कांग्रेस में भी है, ऐसे मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, जिनको अज्ञात भय होता है। केजरीवाल को एक अज्ञात भय हुआ कि कोई तेरे से ऊपर न जाए। उसने, केजरीवाल ने क्या किया कि बनते ही भगवंत मान चीफ मिनिस्टर, और उसे एक प्रस्ताव कर दिया। ये हम नहीं मान सकते, आप भी नहीं मानोगे, कि वो प्रस्ताव इसकी रजामंदी या सहमति के बगैर उसने डाला होगा कि चंडीगढ़ पंजाब का है। नहीं डाला था। हाँ, डाला, पास भी हो गया क्योंकि मेजॉरिटी थी। यदि ये काम करने की बजाय केजरीवाल, उसको पता था यदि भगवंत मान हरियाणा के सभी 22 जिलों में जाता, कम से कम 5,000 से 10,000 की तो भीड़ होती, अपने खर्चे वाली, रेंटेड नहीं कर रहा हूँ मैं। और उनमें से कहीं 1000 कहीं 500 आदमी टोपी पहनते। हालात केजरीवाल ने ये कर दिए कि उसको वहीं तक सीमित रख दिया।
और जब आपने किया तो खुद तो गाड़ी के बीच में खड़ा हुआ और वो उसमें लटका दिया खिड़की में। हरियाणा और पंजाब के आदमी चाहे कोई दिखावटी बहादुरी दिखाए, कठपुतली सीएम को पसंद नहीं है। जब चौटाला जैसा अनाड़ी भी लेकिन मजबूत हो भाई, ठाड्डा है, चांस ये बनते हैं कि कभी आदमी हौसला तोड़ देता है, वो भी नुकसान करता है राजनीति में। क्योंकि आपको लड़ने के लिए पहली चीज़ शर्त है हौसला होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको और कॉन्फिडेंस भी होना नहीं चाहिए। 19 में चुनाव में ये देखा कि कांग्रेस के लीडरशिप में, स्टेट लीडरशिप मुकम्मल कर रहा हूँ मैं, उसमें ये हौसला नहीं था कि हम चुनाव जीत सकते हैं। और बीजेपी और कॉन्फिडेंस में बीजेपी ने भी टिकटें गलत पाती। अब स्थिति ये है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई स्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे कॉमर्शियल हो, अपनी गलतियों को इंगित कर लेता है, देख लेता है और उसमें सुधार करता है, तो ही वो कामयाबी की ओर जाएगा। बदलाव यह आया है सोच में कि विनिंग क्राइटेरिया होगा। मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस ने अपनी गलतियों से सबक लिया है और उसका टेस्ट 2024 में होगा। देखिए आज बढ़त पर है, मैं ये बोल सकता हूँ, और ऐसे ही टेम्पो बना रहा, क्योंकि ये जो यात्रा निकली है हरियाणा में, जिस तरह की एक्टिविटी बढ़ी है, ऐसे ही चलता रहा ना, ये तो बीजेपी के नेता ही बता देंगे आपको। जो संघी है वो तो उनको तो फर्क नहीं पड़ना, उसने तो अपना थैला एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना है। आम आदमी बता देगा आपको। क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस डाउन जा रही है? नहीं, नरेंद्र मोदी के मुकाबले का, अपनी बात को संवार के करने का, झूठ को सच साबित करने की महारत किसी में हासिल नहीं है, मैं मानता हूँ। मोदी जी की और बीजेपी की, आरएसएस का दोगलापन, उनकी झूठ बेनकाब हो गई। अब ये कितना फर्क डालेगी मैं नहीं कह सकता हूँ, चुनाव ही पैमाना है। 24 में मैं ये कह रहा हूँ, इतना दावा कर सकता हूँ कि कांग्रेस बढ़त लेगी, काफ़ी बढ़त लेगी।